लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि राहुल गांधी जर्मनी जो जा रहे हैं वहां से कोई नया टूल किट लेकर आने वाले, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको किसी कार्यक्रम का न्योता दिया वो तो लेफ्टिस्ट है। देखिए, एक कार्यक्रम बस तय किया है, ठीक है ना। वो एक लेफ्टिस्ट वाली की जानकारी मुझे नहीं कि ओवरसीज कांग्रेस का भी एक इनका कार्यक्रम है। तो ओवरसीज कांग्रेस के जो मुखिया है वो है सैम पिट्रोडा, जिनको आए दिन वो अंट शंट बोलते रहते हैं और उनको ये पार्टी से निकालते रहते हैं, फिर वो आ जाते हैं चुनाव के बाद। तो वो क्या करते हैं, क्या वैल्यूएशन है, वो भी देश के लिए रहस्य है। हुआ तो हुआ टाइप की बातें करते हैं और फिर कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन गांधी परिवार को का उन्होंने कौन सी चूड़ी पकड़ रखी है, क्या कस रखा है, वो भी एक रहस्य है। शायद हो सकता है 20-22 साल बाद देश को पता चले कि कौन सा उनके हाथ में इनकी कमजोर नस थी जिसको वो दबाते थे, और कांग्रेस में वो इतने सर्वशक्तिमान थे। तो अब देखिए, वही बात है कि अंततः चाहे जो भी हो, चाहे वो वहां पर गए हैं वो टूल किट लेके आए, चाहे वो वहां से कोई नया षड्यंत्र लेकर आए, क्योंकि ये तो बार बार देखा गया है, ये एक अनुभवजन्य है कि आप जब भी ऐसी विदेश यात्राएं करते हो उससे जुड़ा हुआ एक भारत में कुछ ना कुछ एक होता है जिसको कहीं ना कहीं उससे आसानी से जोड़ा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जुड़ा ही होता है, लेकिन हाँ, एक सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस कहते हैं वो होता है। कुछ ना कुछ आप जाकर मिलते हो, आप कहीं जाते हो तो आप इस तरीके की भारत विरोधी शक्तियों से आपकी मीटिंग्स होती हैं। आप मलेशिया में जाकर एक लंकावी बीच पर जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको मिलने के लिए कुछ इस तरीके के तत्व आते हैं। कुछ पता चलता है कि वहां पे एक इस्लामिक दुनिया भर के कट्टरपंथियों की एक बैठक हुई थी जहां पर आप गए हुए हो। तो इसका मतलब संदेह करने का कारण है, और वो क्या करेंगे वो तो देश देखेगा, देख ही रहा है पिछले लंबे समय से। और उसमें हम अनुमान लगाएं, मतलब क्या जी क्या मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये समझाइए कि ये जो रैली हुई थी वोट चोर के मुद्दे पर हुई थी, आ, उसमें जो इंडी गठबंधन के बाकी सहयोगी दल है वो तो नदारद थे, कोई नहीं पहुंचा। तो ये माना जाए कि इस मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ गई है, कोई उनकी ये बात सुन ही नहीं रहा है। बाकियों को लगता है ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन राहुल को लगता है कि मैंने ये मुद्दा पैदा किया है तो मुझको इसको आगे बढ़ाना है। देखिए, वोट चोर वाले में इंडी गठबंधन एक नहीं है, ये बात प्रथम दृष्टया दिखती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको अपने हार का तो कारण गिनाना है ना। जो उन्होंने, तेजस्वी ने कहा कि नहीं, कुछ अदृश्य शक्तियां थी, मतलब कोई जिन्न थे ईवीएम में, कोई जिन्न बैठे हुए थे, कोई भूत पिशाच थे जिन्होंने उनको हरा दिया, वरना जनता तो उन्हीं को चाह रही थी। यही बुगालते में जो डायनेस्ट पॉलिटिशियन है, यही भ्रम तो राहुल का, इनको भी बना के रखना है, अखिलेश को भी बना के रखना है, तमिलनाडु में स्टालिन को रखना है, और बाकी को क्यों बात करें, ममता बनर्जी को भी ये तर्क चाहिए, सबको चाहिए। जो भी इंटाइटल्ड पॉलिटिशियन है उनको ये तर्क चाहिए कि वो नहीं हारे थे, वो तो किसी ने उनको हरा दिया, बाकी तो जनता उनके लिए दीवानी है। तो वो उस भ्रम बना रहे, ये इसके लिए अब एक ठीकरा है ईवीएम का। और लेकिन एक चीज, मुझे इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से, और खासतौर से वर्षों क्या कहें, कुछ महीनों से बिहार के बाद अब ये दिख रहा है कि शायद उनके किसी रणनीतिकार ने उनको कहा है कि ये संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप बी टीम बने रहो अखिलेश यादव के, बिहार में आप तेजस्वी के बी टीम बन जाओ, अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में कोई ना कोई किसी न किसी के ये बी टीम है। कुछ ही राज्य बचे हैं जहां पे ये ए टीम की तरह खेलते हैं। तो वहां पर वो मुख्यमंत्री बन जाएं और आप फिर भी प्रधानमंत्री बन जाओ, मतलब तमिलनाडु में डीएमके जीत जाए कि, और ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में जीत जाए, यहाँ पे लालू मुलायम के सुपुत्र जीत जाएं, और बाकी राज्यों में भी जो सब है, कोई ना कोई आपका एक सिपह सलार की तरह से आपकी विचारधारा का कोई दल जीत जाए, और वो जो है आपको प्रधानमंत्री बनवा दे। ये अब नहीं होता। अब ये जो मुगल कालीन राजनीति थी कि भाई रियासतें आपने बांट रखी थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में तो मुगल, मतलब मुगलिया खानदान ही राज करेगा। तो वो जो पैटर्न इन्होंने बनाया था अपने लिए, वो शायद अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या अखिलेश यादव को नहीं लगता कि भी देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वे उनके भी अरमान फूकते हैं। ममता बनर्जी अलग तैयार बैठी हुई है, उनको भी प्रधानमंत्री बनने के उनके भी अरमान है आज भी। तो ऐसे बहुत सारे, तो अब इनको ये लगता है कि अब क्षेत्रीय उनके भरोसे हम रह के ना करें, भले ही चुनाव हार जाए, भले ही हम बिहार की तरह से नैया डुबो दें, जो कि उत्तर प्रदेश में अगला होने जा रहा है। अगले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए प्रकट रूप में नहीं, पर्दे के पीछे से डैमेज करेगी, जो बिहार में किया है। और जब ये सब होगा तो उनकी रणनीतिकार ये कहते हैं कि कालांतर में, एक समय के बाद, वहां पर कांग्रेस फिर से अपने एक फिनिक्स की तरह से राख से उठ के खड़ी होगी, और वापस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर प्राप्त होगा, ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन अब ये देश बड़ा आगे बढ़ गया है, वो समझ नहीं पाते। हालांकि फिर भी कांग्रेस के लिए ये रणनीति उस रणनीति से अच्छी है,
क्योंकि जी। अंततः आपको आपका वोट बिहार में भी बढ़ा है, आपको बाकी जगहों पे भी अपना वोट परसेंट तो बढ़ाना है ना। तो वो अगर रणनीति है, तो अगर यह मेरा अनुमान है, अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छा है। हाँ, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने, कि अब राख से उठकर कैसे खड़ा हुआ जाए, इसकी स्ट्रैटेजी हो रही है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में केंद्र में किस तरह से धूल चटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है विपक्षी पार्टियों को, उसकी बानगी तो हमने 2 दिन में देख ली है। पंकज चौधरी ने कमान संभाल ली है प्रदेश अध्यक्ष की उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर नवीन नबीन को बिहार से लाया गया युवा नेता को, जो 45 साल के हैं, वो बीजेपी की कमान संभालेंगे। जेनजी करके राहुल गांधी शोर मचाते रहे, और यहाँ देखिए बीजेपी में जेनजी का ही जलवा दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी ही जेनजी रहेंगे, वो 45 वर्ष के वो बूढ़े माने जाएंगे, और 53 वर्ष का ये जो बुढ़ा है ये युवा बना युवा। रहेगा। तो ये तो वो कुछ भी खा लें, वो कुछ भी कर लें, वो हमेशा उनके ऊपर मतलब वो उनको कोई युवा नेता नहीं मानेगा। लेकिन देखिए सीधी बात है, प्रतिभावान नेता तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अंततः एक लंबी चयन प्रक्रिया से निकल कर आया है एक व्यक्ति, जिसने कहीं प्रूव भी किया है, जो सिर्फ उसके पिताजी का क्या नाम था, उनका टाइटल क्या था, उनका सरनेम क्या था, इस आधार पर नहीं बना है। जो इस आधार पर भी नहीं बना है कि वो किसी जाति का है, इसके किसी जातीय समीकरण, हर कोई किसी न किसी जाति का है, तो आप उसके टैब कर सकते हैं, उससे एक समीकरण बना सकते हैं। लेकिन अंततः तो उसने अपनी खुद की मेरिट, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की बात करें तो भाई 5 बार के विधायक तो हैं, अपने दम पर चुनाव तो जीत रहे हैं, अपनी जाति के बीच में उनका जनाधार तो है। उसी तरीके से नबी जो ये बिहार में जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, कार्यकारी अभी चुना गया, लेकिन निश्चित रूप से ये भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत है जिस प्रक्रिया से नड्डा आए थे। वो भी पहले कार्यकारी बने थे, अपना मेटल प्रूफ किया, अपने आप को सिद्ध किया कि मैं, मेरे अंदर मेरिट है, और फिर धीरे धीरे उनका एक प्रमोशन। तो अंततः वो अपने पिता के नाम से, ठीक है उनके पिता भी विधायक हैं, लेकिन अपने पिता के कारण वो नहीं बने हैं, ये तय है। क्योंकि पिताओं वाले तो बहुत सारे भारत, यहाँ भी बहुत सारे अच्छे बड़े नाम के पिता वालों के बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ करके साबित किया है, और वो मेरिट अंततः जीता है। नीचे से ही व्यक्ति आता है, कोई किसी का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि राहुल गांधी है तो राहुल गांधी रहेंगे और किसी को आने नहीं दिया जाएगा। और मजेदार ये कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी नियुक्ति पर, वो ये बोल रहे हैं कि ये तो बाकी तो सारी पार्टी परिवारवादी हैं। अखिलेश यादव को तो वैसे ही संसद में खड़े होकर अमित शाह जी ने आशीर्वाद दिया था, अगले 40 साल तक तुम ही अध्यक्ष रहोगे। क्या गलत कहा था? तो बीजेपी पार्टी जहां पर नीचे से निकला हुआ एक कार्यकर्ता भी पार्टी की कमान संभाल सकता है। एक चाय बेचने वाले का लड़का आज देश संभाल रहा है, ये तो बीजेपी में संभव हो पा रहा है ना, बाकी पार्टियों में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो उनके कार्यकर्ता भी तो देखते होंगे कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है।